तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग से। अब देखिए इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कस्टम है भाई, कस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज कि आपका सब सामान है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो किस मीडियम से आ रहा है। कई सारी चीजें होती हैं, बाय एयर भी आ सकता है, बाय वाटर भी आ सकता है, बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल के थ्रू भी आ सकता है, बाय रोड के थ्रू भी आ सकता है। तो वही बोला गया है, इसमें कुछ टर्म्स है जिनको हमें पढ़ना है। पहला ट्रांजिट, देखिए इसमें लिखा भी है अ कन्वेंस। कन्वेंस कोई भी चीज जो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हेल्प करता है। एनी कन्वेंस वेसल जो कि पोर्ट रीच करता है बट मे नॉट अनलोड द गुड्स एट दैट पोर्ट। वो पोर्ट पे अनलोड नहीं होता है, इट मे हॉल्ट एट द पोर्ट, रुकता है फॉर एनी अदर पर्पस लाइक रिपेयरिंग है, कुछ सप्लाईज का चेकिंग करनी है, रिफ्यूल कराना है वगैरह वगैरह। जहां आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ आप डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ सेल करते हैं। ये जो केस होता है ये दो पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है। पहला हेरिंग पोर्ट जिसको ट्रांजिट पोर्ट कहते हैं, यानी कि जो रास्ते में पड़ रहा है आपके, ऑन द वे है। और दूसरा डेस्टिनेशन पोर्ट, वहां जहाँ पे सामान पहुंच के सामान को क्लियर होना चाहिए, उसको कहते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट। तो इन्हीं दो पोर्ट्स के बीच में ये सारा काम होता है। इस फिनोमिना को टेम्पररी होता है, बेसिक का होता है, जिसमें हम कुछ ही समय के लिए आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कुछ ही समय के लिए रुकेगा पोर्ट में, और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन के लिए चला जाएगा। तो ये जितने समय के लिए वो उस जगह पर रुकता है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिट पीरियड, या इसको हम ट्रांजिट भी कहते हैं। फाइन। उसके बाद इन ट्रांजिट द गुड्स रिमेन्स इन द सेम वेसल, उसी वेसल में ही रहते हैं जिसमें सामान ऑलरेडी जो कैरी किया हुआ है, और पोर्ट में जब वो क्लियर होते तभी वो सामान उस जगह से वापस निकलता है। बीच रास्ते में इनके अपने पोर्ट चेंज किया तो सामान भी चेंज होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। In transshipment, however, the vessel after reaching an intermediate port, जब वेसल आप सामान जा रहा है, ट्रांसशिप हो रहा है, वेसल रीच करता है इमीडिएटर या इंटरमीडिएट पोर्ट में, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर्स गो टू अनदर वेसल एंड द सेकंड वेसल टू व्हिच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेसल कैरिड गो टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। ये हो सकता है कि आपका उस वेसल का एक उसी पोर्ट तक था, उसको उस पोर्ट से सामान दूसरे वेसल से जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर आपका चीजें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस वे में आप दूसरे दूसरे से तीसरे वेसल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका रूट कितना बड़ा है और आपके अग्रीमेंट या जो भी आपने जब पूरा साइन किया था कौन किस रूट से आएगा, उसमें ये सब चीजें मेंशन, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट, ट्रांजिट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अकॉर्डिंगली जब कोई गुड्स इंपोर्ट होता है कन्वेंस के थ्रू और मेंशन किया जाता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, मैंने बताया था इंपोर्ट मैनिफेस्ट कल, जिसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं, या इंपोर्ट रिपोर्ट में जो भी केस होता है, तो ट्रांजिट जो होता है कन्वेंस का, स्पेशली जब इंडिया के बाहर है या कस्टम स्टेशन के ने जो अलाउ किया है विदाउट पेमेंट ड्यूटी, जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। यानी कि अगर नियम कानून के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं और कुछ मेंशन है कि आप बिना ड्यूटी के पेमेंट के कर सकते हैं इस गुड्स को कस्टम के तहत मूव, इंपोर्ट, या फिर आपकी रिपोर्ट में मेंशन है, तो आप उस चीज को बिना कस्टम ड्यूटी के भी पे ऑफ या कह सकते हैं क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जब गुड्स से ट्रांसशिपमेंट होता है, इन केस ऑफ एनी गुड्स इंपोर्टेड इनटू अ कस्टम स्टेशन से इंपोर्ट हो रहा है इनटू अ कस्टम स्टेशन आर इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट, अब बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रेजेंट किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को जिसको ऑथराइज होगा, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा। हाउएवर जो भी गुड्स होंगे जो ट्रांसशिप हो रहे होंगे इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब अग्रीमेंट के थ्रू बिटवीन दो देश की सरकार, यानी कि जो टू कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में, डिक्लेरेशन जरूर होगा उसमें पूरा कि दोनों देश की गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप इंडिया से श्रीलंका जा रहे हैं तो श्रीलंका गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है और इंडिया की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों देश की सरकारों से डिक्लेरेशन देकर क्लियर करना पड़ेगा क्या कि भाई इस तारीख में ये सामान हमारा इस रूट से आ रहा है, तो उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए। Instead of a bill of transshipment shall be presented to the proper officer in the prescribed form. आपको डिक्लेरेशन देना होगा ट्रांसशिपमेंट का, ये नहीं कि आपने बस एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में साइन कर लेनी। यू हैव टू डिक्लेरेशन, जिसमें चीज मेंशन होती है कि सब कुछ डिक्लेयर होता है कि एवरीथिंग इज एज पर द परमिशन गिवन ग्रांटेड समथिंग। जो भी गुड्स होंगे इंपोर्ट होंगे कस्टम स्टेशन में, वो आपके ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट में मेंशन होंगे, बताए गए होंगे कौन सामान कितना जा रहा है। और अगर बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अगर वो डिक्लेयर किया जा चुका है
कि विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होंगे तो उसे क्लियरेंस करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बार बार ये दो शब्द आ रहे हैं, ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट, इन दोनों में बेसिक अंतर होता है, समझ लो। जब गुड्स एक ही वेसल में रहते हैं, यानी कि बीच में 4 पोर्ट पड़े और 4 पोर्ट में रुका जहाज, लेकिन जहाज से सामान नहीं मूव हुआ है, उसी जहाज से सामान फाइनली व्हील तक गया और अलग अलग जगहों पे रुका है, तो आपका जहाज तो चेंज हुआ नहीं या आपका वेसल तो सेम रहा, तो उसे कहेंगे ट्रांजिट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब जब वेसल चेंज होते रहते हैं अलग अलग पोर्ट्स। ठीक है, इसमें ट्रांजिट के केस में इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट किया जाता है, जिसके केस में बिल्स ऑफ ट्रांजिटमेंट या फिर डिक्लेरेशन को सबमिट किया जाता है। ट्रांजिट में ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इंटरमीडिएट पोर्ट में, क्यों? क्योंकि आपको पता है सामान उसी जहाज में है या उसी वेसल में है और वो मेन तक जाएगा, बस थोड़ा बहुत हल्का होता देख के आप उसको परमिशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिसर का ट्रांसशिपमेंट में सुपरविजन होता है, क्योंकि वो पूरी अपनी देखरेख में सामान सारा गया या जहाज चेंज हो रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कुछ गलत चीज तो इधर उधर नहीं हो रही है, सबका बहुत ध्यान देना पड़ता है ट्रांसशिपमेंट। इसमें सेम व्हीकल पहुंचता है, इसमें डिफरेंट व्हीकल पहुंचता है डेस्टिनेशन पे। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का डिफरेंस क्लियर हो गया, किसी कोई इशू तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं, बच्चे शांत रहते हैं क्लास पे। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग ये बताने की मुझे जरूरत है नहीं। वेयर हाउसिंग बेसिकली वो होता है जब आप अपने सामान को जहाँ पे स्टोर करते हैं, पर थोड़ा सा कस्टम में वेयर हाउसिंग को भी पढ़ लोगे। इंपोर्टेड गुड्स को क्लियर नहीं किया था होम कंजम्पशन के, जैसे ही वो अराइवल के लिए इमीडिएटली होता है, तो इंपोर्टर की विश के अकॉर्डिंग वो तुरंत सामान खराब ना हो जाए या डिले ना हो जाए, तो उसके लिए सामान को वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है ताकि सेफ भी रहे और एज पर लॉ चलेगा। ठीक है, अब वेयर हाउस 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है ना, लेकिन कुछ केस में क्या कहते हैं स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, बट हम पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आते हैं पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस पे, क्या होते हैं? देखो लिखा है इसमें, ये कंट्रोल और मैनेज पूरा इसको सरकार करती है, सरकार की एजेंसीज करती है। इसमें जो गुड्स ड्यूटीएबल होते हैं, इसमें ड्यूटी चार्ज होती है, वो रखे जाते हैं। स्पेस के लिए सर्टिफिकेट, स्पेस सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाता है वेयर हाउस कीपर के द्वारा। कितना सामान की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जगह चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट होगा। A double duty bond could also be required to be furnished for deposits of goods. Double duty bond होता है ताकि हम रिक्वायर करें कि हमें फर्निश करना है उससे। ऑल्सो जो पर्सन वेयर हाउसिंग कर रहा है उसको रेंटली पे करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सामान को फ्री में तो रखेगा नहीं आपका, आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये था पब्लिक वेयर हाउस। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? नाम से ही समझ में आ जाएगा, वो सरकारी काम था, वो सरकार के द्वारा होता है, प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा होता है। इसमें जनरली इतनी जल्दी अलाउ नहीं किया जाता है, इसमें भी सिर्फ ड्यूटेबल गुड्स को रखा जाता है। स्पेस सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत नहीं होती है, अवेलेबिलिटी की आपको जरूरत नहीं होती है अगर आपको सामान रखना है। डबल ड्यूटी बॉन्ड की लेकिन तब भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी कस्टम ऑफिसर के वुड नीड टू बी पोस्टेड एट द एक्सपेंस ऑफ वेयर हाउस। तो जो भी कस्टम ऑफिसर का जो भी खर्चा वर्चा होगा वेयर हाउस कीपर्स को उसके अपने एक्सपेंस पे काम करना पड़ेगा, जो जो चेकिंग करेगा वो उसकी ड्यूटी है और उसका पे ऑफ को करना पड़ेगा। ठीक है, द गुड्स ऑफ वेयर हाउस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर 100% ईओयू या अदरवाइज, जो भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, 5 से 3 से 1 साल तक की समय अवधि के लिए, यानी कि टाइम पीरियड के लिए। अब देखो वो क्या है, अगर ईओयू है कैपिटल गुड्स है तो उस केस में 5 साल, ईओयू के अदर गुड्स हैं तो 3 साल, और अगर कोई अदर कैटेगरी है तो 1 साल। वेयर एज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, द ड्यूटीज आर रिमूव फॉर एक्सपोर्ट, जब गुड्स, सॉरी गुड्स नॉट ड्यूटी, जब गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए रिमूव किया जाता है तो कोई ड्यूटी नहीं पे होती है, लेकिन जब वो होम कंजम्पशन के लिए होता है सिर्फ असेसमेंट और ड्यूटी के पेमेंट में ही केस में आप उससे क्लियर करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्या क्या टाइम पीरियड लगता है ईओयू के केस में, अदर से केस में, तो आपको पूरा ये याद रखना पड़ेगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। इस टाइप की चीजें बहुत आती है, कंडीशंस, परसेंटेज, ईयर्स, अमाउंट, ऑब्जेक्टिव्स में दे आर गोइंग टू आस्क यू। यहाँ तक कोई इशू किसी को बेटा कुछ पूछना है? ओके, सब जगह तो है ना बेटा? यस सर। चलो ठीक यस सर। है। ओके, बैगेज रूल्स पे आते हैं। बैगेज रूल्स देख लो क्या होता है।
बैगेज रूल्स लिखा हुआ है, गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ क्रू, जो भी गुड्स पैसेंजर के द्वारा इंपोर्टेड होता है या क्रू मेंबर के द्वारा होता है, उसको एक हेडिंग में सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी के तहत क्लियर किया जाता है। सेक्शन 77 ये कहता है कि जो भी बैगेज का ओनर है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू कि सारे कंटेंट क्या क्या है। बैगेज में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो इंक्लूड करती है अनअकम्पनीड बैगेज, लेकिन इसमें क्या नहीं आता है, अल्कोहलिक चीजें, मोटर कार, ठीक है, गुड्स इंपोर्टेड टू कोरियर, ये सब नहीं आता। बैगेज रूल ये कहता है ड्यूटी फॉर क्लियरेंस अप टू सर्टेन लिमिट की बात करता है। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स से ट्रैवलिंग का अदर आर्टिकल जो कि बैगेज के थ्रू देश में अराइव करने के लिए आप यूज करते हैं। पर्सनल इफेक्ट का मतलब आपकी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें, रोजमर्रा की चीजें जो आप यूज करते हैं, लेकिन उसमें ज्वेलरी नहीं होगी बिकॉज वो अपने आप में कस्टम का एक अलग नियम होता है उसका। जनरली जो ड्यूटी फ्री अलाउंस होंगे वो अलाउ किए जाते हैं इंडियन रेसिडेंट को, फॉरेनर्स को जो इंडिया में रिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये था बेसिकली एक छोटी सी कहानी बैगेज रूल्स के लिए। बैगेज रूल के नियम पढ़ना, क्वेश्चन इससे भी आता है। ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ ड्यूटेबल एंड नॉन प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स क्या होते हैं ये भी देख लो। ये रूल है, ठीक है, ये रूल दिया है कितने क्या पैसेंजर कैसे हैं सब कुछ मेंशन किया गया, देखो लिखा है कोई भी इंडियन रेसिडेंट या फॉरेन रेसिडेंट हो इंडिया में, ये इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट हो, क्या करेंगे वो, अगर अराइव हो रहे हैं इन देशों से इतना आपको अमाउंट ऑफ ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये तुम लोग देख लेना बेटा, सिंपल से रूल है पूरे, कौन पैसेंजर है, किस रूल के तहत किस देश से आ रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी फ्री बैगेज अनाउंस कर रहे हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग नियम दिया गया है, ठीक। इसको याद कर लेना, आ सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, पहले ही बताया था मैंने। ड्यूटी ड्रॉबैक बेसिकली इनेबल करता है एक्सपोर्टर को रिफंड के लिए, कैसे, इंपोर्ट ड्यूटी से कस्टम ड्यूटी जो उसने पे की होती है, किन पे, अगर आपने गुड्स जो इंपोर्ट किया है जिसको आपको दोबारा एक्सपोर्टेशन के लिए भेजना है, या फिर ऐसे इनपुट्स पे जो कि आप फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए तैयार करते हैं, और वो फाइनल प्रोडक्ट्स क्यों तैयार होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस ये कंडीशंस बताइए जो हम ड्यूटी जो हम पे करते हैं उसका ड्रॉबैक है, फिर हम रिफंड ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, वही इसके नियम कानून बनाते हैं। ये बेनिफिट अवेलेबल होता है री एक्सपोर्ट ऑफ ओनली ऑन द री एक्सपोर्ट ऑफ द ड्यूटी पेड जो गुड्स पे दिया गया है, बट ऑल्सो ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ है, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सामान बना के जो हम एक्सपोर्ट दोबारा कर रहे हैं उसको बनाने में जो इनपुट यूज हुआ होगा उस पर भी हम क्लेम कर सकते हैं, या ड्रॉबैक के रूप में आप रिबेट ले सकते हैं। ये जो गुड्स होंगे, these goods should be entered for export within 18 months, 18 मंथ्स का टाइम होगा, इसे नोट कर लेना। प्रोसीजर इस तरह से होता है, एक्सपोर्ट के समय एक्सपोर्ट को एंडोर्स करना होगा शिपिंग बिल, किसको, कस्टम ऑफिसर को। ARE फॉर्म 1 सबमिट करना होगा, कस्टम ऑफिसर को ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस देना होगा एक्सपोर्टेशन पे। अगर अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक और इंटरेस्ट पे एक्सपोर्ट कर रहा है और वो ज्यादा निकल के आता है जितना एलिजिबल अमाउंट है उससे, यानी बताया 20,000 निकल के 20,000 से आधा आ रहा है, तो जितना भी अमाउंट होगा वो रिबैक करेगा कस्टम, द अमाउंट वुड हैव टू बी रिबैक टू द कस्टम अथॉरिटीज एक्सेस। कोई ड्रॉबैक अगर if there is a drawback which is made to an exporter, exporter को किया गया है, who eventually cannot realize the invoice, यानी कि invoice नहीं एक्सपोर्ट प्रोसीड होने के बाद, तो विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, such drawbacks would be recovered from exporter, एक्सपोर्टर से रिकवर करेंगे एज पर FEMA ने जो भी नियम बताए होंगे, जो टाइम पीरियड मेंशन किया होगा FEMA के। एक्सपोर्टर ऑप्ट कर सकते हैं ड्रॉबैक के लिए एज पर EII इंडस्ट्री रेट, जो भी होगा इंडस्ट्री का रेट या ब्रांड रेट या जो भी फिक्स किया गया होगा ड्रॉबैक के डायरेक्टरेट के द्वारा, और ब्रांड रेट अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट्स के अपने होते हैं। ये जो गुड्स होते हैं इनको हम इंपोर्ट में, द गुड्स आर नॉट पुट इनटू द यूज आफ्टर इंपोर्ट, जब गुड्स को हमने इंपोर्ट पे यूज नहीं किया है 98% ऑफ ड्रॉबैक इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, सिंपल सा कस्टम एक्ट के प्रति बात बताई गई है। इन केस जब गुड्स हैव बीन पुट इनटू आफ्टर इंपोर्ट, गुड्स को आपने आफ्टर इंपोर्ट रखा है, ड्यूटी ड्रॉबैक ग्रांट किया जाएगा स्लाइडिंग स्केल बेसिस पर, एक नॉर्मल बेसिस पर कि गुड्स का कितना लेवल पे यूज हुआ है। कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल नहीं होगा अगर इंपोर्ट के 18 महीने बाद उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक कंडीशन इसलिए जो ऊपर 18 महीने की बताई थी वो यही बताई थी।
साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक रिक्वायर होगा टू बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि 12 महीने तक खिंच सकता है एज पर द कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब की गई होगी ड्रॉबैक रूल्स 1995 के द्वारा। अब ये देखो टेबल है, इस टेबल में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं कि अगर गुड्स पोजीशन में इंपोर्टर के, तो इसको ट्रीट किया जाएगा अदर इंपोर्टर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की इन नियम के द्वारा जो फ्रेम किए गए। क्या परसेंटेज ऑफ ड्रॉबैक है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें देखो टाइम पीरियड मेंशन किया गया, इतने महीने से इतने महीने तक, इतने महीने से इतने महीने तक, इस महीने से इस महीने तक, तो इतना इतना परसेंटेज ऑफ ड्रॉबैक कर सकते हैं। तो 18 महीने तक इतना कर सकते हैं और 18 महीने के बाद जैसे ही हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, शून्य, दैट इज निल। ये परसेंटेज आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो लिखा हुआ है जो ड्रॉबैक है वो अलाउ किया जाएगा इफ द यूज इज ओवर 24 मंथ्स ओनली विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर के जो कमिश्नर ने परमिशन दी, उस कस्टम कमिश्नर जो, उनके परमिशन के बाद ही आप ड्रॉबैक अलाउ कर पाएंगे 24 महीने के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली अपनी वजह बतानी है, ठीक है। कस्टम एक्ट 1962 के कुछ लिमिटेशंस है और कंडीशंस है ड्यूटी ड्रॉबैक की। कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर ये कंडीशंस है। पहली, ड्यूटी ड्रॉबैक 50 से कम का है, ड्यूटी ड्रॉबैक 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को एक्सीड कर रहा है, एफओबी वैल्यू के एक्सपोर्ट के 1% से कम है, एक्सेप्ट, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है जब अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पर शिपमेंट 500 एक्सीड कर रहा है, एंड लास्ट, जब गुड्स की एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुई है। अगर नेसेसरी है सर्टेन मिनिमम वैल्यू एडिशन आपको जरूरी है तो बताना पड़ेगा, कुछ आपने वैल्यू एडिशन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड किया हुआ। ये ड्यूटी ड्रॉबैक को पे करना है आपको विद इन 1 मंथ, एंड इफ नॉट पेड इंटरेस्ट इज पेबल टू द क्लेमेंट क्लेम के स्पेसिफाइड रेट पे। अब देखो वही चीज जो मैंने तुम लोग को भी बताई थी कि इस तरीके से नेसेसरी कंडीशंस होती है, इस सारी कंडीशंस को, इस प्रोसीजर को इन्होंने इस डायग्राम के फॉर्म में समझाया है, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया, तो इशू किसी को अगर समझ में आएगा तो रेज योर हैंड्स। अदिति, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब डिमांड एंड रिकवरी पे आते हैं। डिमांड एंड रिकवरी देखो बहुत ही सिंपल है। डिमांड ऑफ ड्यूटी, नोटिस दिया जाता है डिमांड का, जो रिटर्न में होता है, क्लियरली मेंशन होता है उसमें क्या कारण है, और अपॉर्चुनिटी भी सुनने का भी मौका दिया जाता है। शो कॉज नोटिस जैसे कि होता है कि अपना कारण बताओ वजह, एक नोटिस होता है जो कि 1 साल के अंदर सर्व किया जाता है रिलेवेंट डेट से, और ये डेट क्या होती है, असेसमेंट या पेमेंट ऑफ ड्यूटी की डेट से होती है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ड्यूटी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है या शॉर्ट समय के लिए पे होता है, या जो भी रीजन होता है वो आपको देना पड़ता है कि क्या कारण है, और नोटिस कुड बी सर्व विद इन द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। जो डिमांड ड्यूटी का प्रोविजन है वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात करता है 6 महीने तक, और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्शन की बात भी करता है जो अनदर 6 मंथ तक हो सकती है, लेकिन अटैचमेंट पीरियड जो होता है वो 2 साल से एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके समय के बाद ड्यूटी कलेक्ट हो जानी चाहिए और कस्टम ड्यूटी के नाम पर सरकार के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये था डिमांड ऑफ ड्यूटी के बारे में बात। नेक्स्ट है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। कॉन्फिस्केशन जनरली तब होता है जब हमें सीज करना होता है, जबरन जबरदस्ती सीज करते हैं गुड्स, गवर्नमेंट रिपोज कर लेती है क्योंकि उसको कंपनसेशन देना होता है ओनर से, क्योंकि एज पर लॉ वो पैसा पूरा नहीं दे पाएगा, हमने सही कर दिया उसकी चीजों को। तो ये बोला गया सेक्शन 111 यही कहता है फॉलोइंग इम्प्रॉपरली जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं कन्फिस्केशन होगा कब, इन सारी कंडीशंस को देखो। Those which are imported by sea, air, offload attempt किया गया है पोर्ट अगर अपॉइंटेड कस्टम पोर्ट, जब लैंड के थ्रू किया गया है, कोई ड्यूटी प्रोहिबिट है, रास्ते में है, फोर्सफुली कन्वेंस के थ्रू आ रहा है, तो ये जितने भी नियम बताए गए हैं सेक्शन 111 एंड 333 में सब एक जैसे ही नियम है, इन सारे केस में कन्फिस्केशन होता है, ठीक है। सेक्शन 115 क्या कहता है, 115 भी वही बात कह रहा है कि हम सीज अगर जो होता है कॉन्फिस्केशन होता है इन कंडीशन में होता है जब कोई भी बेसिकली नियम टूटता है,
या कोई ऐसी चीज होती है जो कि सही नहीं होती है, अगेंस्ट लीगलिटी होती है या अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंट्री होता है, तो इन केस में तो ये इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें सारा कुछ बताने वाला है। सेक्शन 111, 113 एंड 115, ये सब बेसिकली वही सब पॉइंट्स हैं जो कि सरकार ने बताया, उसको रीडिंग वाले वो देख लेना बस। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका रिफंड। किन कंडीशंस में रिफंड दिया जाता है, देखो इसको, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कब दिया जाता है, जब गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, ड्यूटी हैज बीन पेड, सच ड्यूटी शैल बी रिफंडेड टू द पर्सन बाय whom और ऑन बिहाफ इट वाज पेड। आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ए, जब गुड्स रिटर्न किए गए हैं उस पर्सन को बाय वे ऑफ रीसेल, अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल, रीसेल के अलावा जब रिटर्न किए गए या फिर री इंपोर्ट किया गया एक ही साल के अंदर जब से एक्सपोर्ट किया गया, तो उस केस में आपको रिफंड मिलेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी का। कैसे, एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी आपको बनानी होगी 6 महीने के अंदर, ऑन विच द प्रॉफिट ऑफिसर मेक्स ऑर्डर पास करेगा कि आपको गुड्स क्लियर करके रिपोर्ट बैक कर देगा, उसी डेट के 6 महीने के अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन देनी होगी, ताकि आपका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड है आपको मिल जाए। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड होगा, तो बिल्कुल है। सेम वही चीज जब इंपोर्ट किसी भी गुड्स का करते हैं, क्लियरेंस होम कंजम्पशन के लिए होता है, सच ड्यूटी कैन बी रिफंडेड टू द पर्सन जिसके बिहाफ में किया है, तब जब गुड्स डिफेक्टिव है या स्पेसिफिक जो चीज बोली उसमें कुछ मिसिंग है, या ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर रहा है, या गुड्स एक्सपोर्टेड बैक है, इंपोर्टर रिलिंक्विश हो रहा है, टाइटल चेंज किया, डिस्ट्रॉय हो रहा है प्रेजेंस ऑफिसर के रूप में या प्रॉपर ऑफिसर के सामने, कुछ भी इनमें से नियम टूटा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग रिफंड इंपोर्ट ड्यूटी का क्लेम करते हैं। कैसे, सेम वही 6 मंथ्स की बात है, आपको प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस देना पड़ेगा, रिलिंक्विशमेंट और डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो भी गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। इसका जो लिमिटेशन पीरियड है तो 1 साल का रिफंड एप्लीकेशन आपको 1 साल के अंदर फिल करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ो। मिस लेडी, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी देख लो। इसमें बस कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं जनरल लेवल पे। असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, असेसमेंट ऑफ ड्यूटी को उन्होंने बताया जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो होते हैं सेल्फ असेस करते हैं ड्यूटी को, यानी कि जिन गुड्स पे जो भी हम कस्टम पे कर रहे हैं जो है उसको चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करता है प्रॉपर ऑफिसर, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, चीजें सारे नियम से हो रही है वो चेक करता है, गुड्स जो बताया गया वही है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जब हो जाते हैं तो वो सारे ऑर्डर अपने जारी कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बोल रही है, इसको एक बार देख लेना, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, सारे प्रावधान सारे नियम कानून दिए गए, लेकिन प्रोहिबिशन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, प्रोहिबिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट किया है, एब्सोल्युटली कुछ कंडीशंस बताई हुई है। क्या कंडीशंस बताइए कि आप जब कस्टम के तहत गुड्स की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना, ये टूटनी नहीं चाहिए। क्या, देशी सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, स्मगलिंग, कोई गलत एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट में खिलवाड़, किसी ह्यूमन लाइफ या एनिमल से कोई रिस्क ना हो, देश के खजाने में कोई से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, पेटेंट ट्रेडमार्क की कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी लॉ ऐसा ना हो जो देश के लोगों के हित के अगेंस्ट। इन सब चीजों को प्रोहिबिट किया गया कि इसके अगेंस्ट अगर कुछ हुआ तो आपका सामान तुरंत जब्त हो जाएगा, पेनाल्टी तो दोगे ही दोगे, जेल अलग जाओगे, केस अलग चलेगा। ठीक है, क्या ऑफेंस होता है ये भी देख लो। ऑफेंस आपका जो होता है इसमें कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन कुछ दी किसी भी अपनी रिपोर्ट में, गुड्स के क्वालिटी के बारे में, गुड्स की क्वांटिटी के बारे में, गुड्स के किसी भी चीज के बारे में अगर आपने कोई भी गलत न्यूज प्रोवाइड की तो वो गलत माना जाएगा। कोई भी आपने नियम तोड़ा, कुछ भी जो भी एक्ट के तहत एक नियम बताया जाता है, अगर आपने एक भी नियम तोड़ा या घुमाया तो भी आपका ऑफेंस माना जाएगा। और गलत कोर्ट में अगर आपने अपना सामान को कर दिया, ठीक है, तो भी आपका ऑफेंस लगेगा। ये ऑफेंस सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका ऑफेंस किस टाइप का है। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत आपको जेल
फाइन दोनों होगा, और सिविल प्रोसिक्यूशन के तहत आपको जनरली मानहानि का दावा करना आप पे, यानी कि वेल्थ एंड पेनल्टी का आप पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द केस क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है कितना बड़ा क्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिमिनल लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें होती है? 7 साल की सजा, 50 लाख तक का जुर्माना, और नॉन पेएबल आपको लगता है, और फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के तहत अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो नॉन पेएबल होता है। सिविल लायबिलिटीज केस में ड्यूटी जितनी रिकवर हो रही है वो, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्फिस्केशन, कन्वेंस जो स्मगलिंग में यूज हुआ है, अनअकाउंटेड गुड्स जिनका हिसाब नहीं, उसके 200% ड्यूटी, और 5 गुना जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी करवाना उसके 5 गुना वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मल रेट जो प्रोसिक्यूशन की होती है वो 1 साल की होती है जो अपने फ्रॉड के टाइम में उसकी, वेयरएज फॉर द इंटेंडेंट फ्रॉड, जो इंटेंडेंट फ्रॉड आपने जानबूझ के किया है जो फ्रॉड, उसके जो टाइम लिमिट होती है वो 5 साल की होती है। अब सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का टैक्स का आप लोग का, दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग आपकी क्या होती है? एडवांस रूलिंग का मतलब है दिस रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी डिसाइड करती है लॉ के द्वारा एप्लीकेशन, एक एक चीज नियम कानून जो बनाती है लायबिलिटी ड्यूटी को पे करने के लिए, जो एप्लीकेंट पे लागू होती है। कस्टम एक्ट के कंटेक्स्ट में जो भी एक्टिविटी, जो भी आपकी डेफिनेशन लगाई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, उसके लिए एडवांस रूलिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। एप्लीकेशन जो भी होती है वो क्वाड्रुप्लिकेट, यानी कि कई पार्ट्स में होती है, कई कॉपीज होती हैं इसकी, जो इसमें स्पेसिफाइड होती है फीस, और विड्रॉ कर सकते हैं हम एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर। इट इज इम्पेरेटिव टू नोट दैट जो भी मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, वुड बी एडवांस, जो उसको यूज किया जाएगा एडवांस रूलिंग के तहत सेपरेटली। रूलिंग जो भी होगी वो 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन के हो जाएगी। ये होता है एडवांस रूलिंग के तहत का। एंड लास्ट इज योर सेटलमेंट कमीशन। व्हाट इज सेटलमेंट कमीशन? देखो, सेटलमेंट कमीशन जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कस्टम एक्ट के तहत। इसके तहत कस्टम एक्ट के तहत, ताकि स्पीडी रेजोल्यूशन देना, यानी कि कई बार होता है ना मैटर लंबे लंबे खिंच जाते हैं, कई साल चल जाते हैं, तो नहीं, आपको कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करें, स्पीडी रेजोल्यूशन पे, ताकि डिस्प्यूट्स जो हो वो बहुत ज्यादा पेंडिंग ना हो, क्योंकि जितना पेंडिंग होगा काम उतना ही डिले होगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये देखता है कि जल्दी से जल्दी, इसके लिए कमीशन इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी जो भी समस्या है, जो भी केस है, उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिले। एक केस एप्लीकेंट को रेफर होगा कमीशन के द्वारा, हाउएवर इसमें कोई एप्लीकेशन डिटरमाइन नहीं की जाती है। Once the case is submitted before, case submitted over it enjoys exclusive jurisdiction over it, and इसको subsequently custom officer के functions के द्वारा perform किया जाएगा। अब custom officer फिर and thereafter custom officer उसे investigate नहीं करेगा, adjudicate और issue notice नहीं करेगा। The application जो होगी वो dispose हो जाएगी effectively, और proper orders दिए जाएंगे कमीशन के द्वारा। ये जो ऑर्डर्स होंगे कमीशन के द्वारा वो अपीलेबल दोबारा से नहीं होंगे, नॉन अपीलेबल होंगे। However, amenable to writ jurisdiction of High Court, in High Court jurisdiction पे कर सकता है। The appellants can also take the route of tribunal, वो ट्रिब्यूनल का रास्ता या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दे सकते हैं लिटिगेशन मोड पे। तो इसके लिए बेसिकली सेटलमेंट कमीशन बनाया गया। तो फाइनली आज आपकी क्लास ओवर होती है, ठीक है ना। और ये लास्ट टॉपिक था जो आपका चैप्टर था कस्टम, ठीक है। ये आप अच्छे से इसको पढ़िए, और रीडिंग का काफ़ी कुछ है, जैसे कि मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए थे, सेक्शंस बताए थे, ये सब आप पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है आपका है, ठीक है। तो ये सब बस अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड क्लास पर आगे कभी कही जाएगी, पहले आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। Yes, sir. अगर आ गई हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आ गई समझ में, ठीक है। बाकी रीड करना है, क्योंकि पढ़ने के साथ उसको दोबारा पढ़ना और अच्छे से रीड करना, ये दोनों पार्ट होते हैं लर्निंग के, ठीक है। तो चलिए भाई, ये वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है, तो ये भी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में सेंड हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, जस्ट टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.